हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के चैप्टर फर्स्ट की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल करा दिए गए हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है तीनों वीडियो की, जिसकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसकी लिंक देख लीजिए। अगर वहां से आप उन 1.1 की तीनों वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा अवेलेबल कराने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, प्रश्नावली 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंड तो समझता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये कहीं ना कहीं है कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब अभाज्य संख्या से रिलेटेड है। तो अभाज्य संख्या होती क्या है, तो आप देखिए अभाज्य संख्या वो क्या होती है। देखिए क्या आप साथों साथ लिख लेंगे। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो स्वयं से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका अधिकतम कितना गुणनखंड हो सकता है, अधिकतम मात्र 2 गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे कि 2, देखिए 2 का गुणनखंड 2 गुणित 1, 3 देखिए 3 गुणित 1, इसी तरह 4 देखिए 4 का गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 1। तो भाई 4 के 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, मतलब 4 कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई, क्योंकि 4 पे 2 का ही भाग चले जाएगा। अगर आप 4 बनाए तो 4 का ही भाग चले जाएगा और ये 1 का ही भाग चले जाता है, तो इसलिए 4 अभाज्य संख्या। इस तरह आप 5 देख सकते थे कि 5 में किसी का भाग नहीं जाता, 5 स्वयं का भाग जाएगा या तो एक, यानी 5 के भी अधिकतम 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो अभाज्य संख्या जो होती है वे संख्याएं होती है जिनके अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं, या वे संख्याएं जो स्वयं से या तो 1 से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। इन अभाज्य संख्याओं के आधार पे हम इन पांचों क्वेश्चंस के ये जो दिए हुए हैं संख्याएं 140, 156, 38, 25, 5005, 74, 29, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो हम देखते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 देखिए इकाई का अंक 0 मतलब सम संख्या है, 2 अभाज्य संख्या से विभाजित होगी, 2 7 14, 2 0 0। ठीक, इसी तरह फिर इकाई का अंक 0 मतलब अभी भी ये सम संख्या है, तो अभी भी ये 2 से विभाजित जरूर होगी। तो देखिए 2 तिया 6 बचा 1 बन गया 10, 2 पंचे 10, 35 बार विभाजित हुआ। अब देखिए जो 35 है ये 5 से विभाजित होगा, 5 7 35 और ये 7 एकम 7। तो हम ये कह सकते हैं कि 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 140 बराबर 2 के 2 गुणनखंड है, तो 2 पे 2 की घात गुणित 5 गुणित 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 156 का देखें तो 156 भी देखिए इकाई का अंक 6 है, मतलब ये भी सम संख्या, मतलब 2 से विभाजित तो होगी, तो 2 का पहाड़ा है 5 से ज्यादा 15 से ज्यादा ना हो, तो 2 7 14, 15 में से 14 गया बचा 1, तो बन गया ये 6 बन गया 16। आप देखिए 2 8 16, 78 बार में 156 2 से विभाजित हो गया। अब हम पुनः इकाई का अंक 8 है, तो पुनः ये 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। देखिए तो 2 तिया 6 बचा 7 में से 6 गया बचा 1, ये बन गया 18, तो 2 9 18, यानी कि 39 बार में 78 2 से विभाजित हो गया। इसी तरह में 39 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब ये आ गया 13, तो 13 स्वयं से विभाजित होगा, 13 में किसी का भाग नहीं जाता। तो 156 के जो गुणनखंड है वो क्या आ गया आपके पास, 156 गुणनखंड आ गया 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 156 बराबर 2 पे 2 की घात गुणित 3 गुणित 13। ये हो गया आपके दूसरे का आंसर। इसी तरह आप 38 25 का निकालेंगे। हम बताते हैं आपको
5005 का। तो भाई इसके लिए भी वही ध्यान देना है कि भाई कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होती है। आपने 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में भाज्यता के नियम पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो 5 से जरूर ही विभाजित होता है, मतलब ये 5 से विभाजित जरूर होगा। तो देखिए 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5। अब देखिए इकाई का अंक 1 है, ये विषम संख्या है, तो विषम अभाज्य संख्या से ही हम इसको विभाजित करेंगे। तो 3 से तो जा नहीं सकते, क्योंकि 3 के भाज्यता का नियम ये है कि जो भी संख्या दी है अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो विभाजित होगी। तो यहाँ तो हम क्या है G1 0 0 1 अब इनको जोड़ेंगे तो आता है 2, 2 3 से विभाजित नहीं है, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। इकाई का अंक 5 तो नहीं है, तो भाई 5 से भी ये विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं हम 7 से विभाजित होती है क्या। तो देखिए 7 एकम 7, तो यहाँ है 7, भाई 10 में से 7 गया बचा 3, तो ये जो 0 के आगे 3 बचा, ये 3 लगे बन गया 30, भाई 7 चौक 28, भाई ये 30 से 28 गया तो बचा 2, ये 2 इस 1 के सामने लगा तो ये 2 बन गया आपका 21, और 21 7 से विभाजित होता है, 7 3 21, मतलब ये 1001 7 से विभाजित हो गया। अब देखिए 143 किससे विभाजित होगा, तो भाई 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि देखिए इन अंकों इस संख्या का योग 3 से विभाजित नहीं होता। 3 और 1 4 और 4 और 4 8 8 3 से विभाजित नहीं होता, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित तो नहीं होगी। 9 से भी विभाजित नहीं होगी, भाई 3 का जो भाज्यता का नियम है वही 9 की भाज्यता का नियम है, विभाज्यता का नियम है। तो ये संख्या जो होगी 11 से विभाजित होगी। तो देखिए 11 एकम 11, तो भाई 14 में से 11 गए तो बचा 3, तो ये बन गया 33। अब 11 33, तो भाई 11 से 143 जो है कितने बार विभाजित हो गया, 13 बार, और ये 13 एकम 13। तो भाई जो 5005 है इसकी जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। इस तरह आपके प्रश्न क्रमांक फर्स्ट के हमने देखिए पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का, 38 25 का आप स्वयं करके देखेंगे। हमने 5005 का देखिए अभाज्य गुणनखंड 5 7 11 और 13। पांचवें का आप स्वयं निकालेंगे, निकाल के देखेंगे। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, तो हम 74 29 वाले का भी वीडियो बना के हम डाल देंगे। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो देखिए प्रश्न क्रमांक जो दूसरा है वो आपको ये कह रहा है कि पूर्णांक के लिए जो भी पूर्णांक दिए हुए हैं उनके लिए निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, और ये भी ज्ञात करो कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम होता है क्या। तो ये देखिए ये जो प्रतिबंध है ये दिया हुआ है क्रमिका के रूप में कि दो संख्याओं का, अगर यहाँ दो संख्या दिए तो इनका गुणनफल इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम जब निकालेंगे तो उनके एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देखते हैं। देखिए पहले वाले का हल में देखिए कि एचसीएफ निकालते हैं किसका, 26 का। तो यहाँ भी प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में जिस तरह हमने अभाज्य गुणनखंड करे हैं यहाँ भी उसी तरह हमको अभाज्य गुणनखंड ही करना है। तो देखिए 2 से विभाजित 2 एकम 2 2 तिया 6, अभी 13 से विभाजित होगा 13 एकम 13। इसी तरह आप 91 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 91 13 साते 7 से विभाजित होता है, 7 एकम 7 बचा 2 बन गया 21 7 3 21 13 बार विभाजित हो गया 13 स्वयं 13 से। मतलब ये हो गया कि जो 26 के गुणनखंड है वो आ गए 2 गुणित 13, और जो 91 है इसके जो गुणनखंड आ गए 7 गुणित 13। अब हम निकालते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। तो अगर दो संख्याओं के आपने गुणनखंड निकाल लिए हैं तो दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, देखते हैं कि एचसीएफ 26 और 91 का। तो देखिए किसी भी दो संख्याओं के अगर आपने गुणनखंड ज्ञात कर लिया है तो एचसीएफ इन दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है, यानी कि
इन दोनों संख्या में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है दोनों में जो दिख रहा है, जो कॉमन है वो क्या है 13, यानी यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13, यानी ये 13 दोनों संख्याओं के लिए उभयनिष्ठ है, मतलब 26 और 91 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 13 होगा। उसी तरह एलसीएम ज्ञात करते हैं, तो एलसीएम जो होता है वो किस तरह ज्ञात किया जाता है, देखिए एलसीएम इन 26 और 91, तो एलसीएम में हम इन सारे गुणनखंडों को लिखते थे, देखिए 2 गुणित 13 गुणित 7। अब ये वाला 13 के भाई जो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है एलसीएम ज्ञात करते समय उसको एक ही बार लिखा जाता है, और उसके सिवा जो भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है उन सारे गुणनखंड को लिखा जाता है। ठीक, तो अब देखिए 13 दूनी 26, तो यहाँ देखिए 26 गुणित 7, तो 6 7 42, 42 की 2 हासिल का 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, यानी कि 182, यानी कि एलसीएम किसका 26 और 91 का जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 182, यानी 13 गुणित 2 गुणित 13 गुणित 7 करें तो हमारा कितना आ गया 182 आ गया। अब हम इस प्रतिबंध को लगाते हैं कि दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए दो संख्याएं कौन कौन सी है हमारे पास 26 और 91, देखिए 26 गुणित 91 दो संख्याओं का जो गुणनखंड है इनके एचसीएफ क्या निकला है, देखिए इसका 13 और जो एलसीएम निकला वो कितना निकला 182। अब हम इनका क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए अगर आप इनका गुणनखंड करेंगे तो इधर आप गुणनखंड करके देख सकते हैं कि क्या होगा। देखिए एक एक से गुणा कर सकते हैं आप, ज्यादा ही है। देखिए 6 कम 6 6 9 54, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 6 4 2 6 8 8 और 5 13 की 3 हासिल का 1 23, 66 आ गया। यहाँ पे देखिए ये आ गया 23 66, और इसका भी गुणा कर लीजिए तो ये कितना आता है देखते हैं 182 गुणित 13 3 दूनी 26 की 6 हासिल का 2 13 7 91 और 13 8 104 104 और 2 हो गए आपके 106 की 6 हासिल का 10 और 13 एकम 13 13 और 10 कितने हो गए 23, ये भी कितना आ गया 23 66। देखिए हमने 26 गुणित 91 करे तो भी 23 66 आ गया इस रूप में देखिए, और हमने क्या करे 13 गुणित 182 करे तो भी कितना आ गया आपका 23 66 आ गया। मतलब ये बात सिद्ध होती कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अगर वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।